हेलो क्लास। सो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, वो है द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। कौन सा लैंड है जो आइस और स्नो से बना है? अगर आप मैप को देखोगे तो ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जो पूरी बर्फ से ढकी हुई है, पूरी बर्फ से ढकी हुई जगह है जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, स्नो ही स्नो है। ठीक है, वो पूरा लैंड ही ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, तो उस रीजन के बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, ग्रीनलैंड, और थोड़ा सा पोलर रीजन के बारे में। अर्थ होती है, अर्थ के दो पोल होते हैं, है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ पोल है उसको हम आर्कटिक रीजन में बोलते हैं, आर्कटिक रीजन होता है वो। और जो हमारा साउथ पोल होता है उसको हम अंटार्कटिका रीजन बोलते हैं, तो अंटार्कटिका का पार्ट होता है वो, राइट। तो ये धीरे धीरे करके समझेंगे, एक एक चीज को एक टाइम पे लेंगे, राइट। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मैप है, वर्ल्ड मैप। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये छोटा सा ग्रीन पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्यूब के अंदर, छोटा सा ग्रीन पार्ट, ये पार्ट है ग्रीनलैंड का। ये किसका पार्ट है? ग्रीनलैंड का, जिसका दूसरा नाम क्या है? डेनमार्क। ग्रीनलैंड का दूसरा नाम क्या है? डेनमार्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द पोलर रीजन, कि पोलर रीजन कौन से होते हैं, किस जगह को हम पोलर रीजन बोलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर रीजन इज द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। ये जो पोलर रीजन क्या है, ये जो आर्कटिक सर्कल, ये वाली लाइन है, ये दिख रही है आपको लाइन लगी हुई, ये डैश लाइन वाली, जो डैश वाली लाइन है ये आर्कटिक सर्कल की लाइन है। ठीक है, और ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है। इसके बीच के जो रीजन है, इसके बीच का जो ये ब्राउनिश कलर का रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? आर्कटिक सर्कल, पोलर रीजन। ये पूरा पोलर रीजन है, ये क्या है? पोलर रीजन, पोलर रीजन है। आर्कटिक सर्कल ये वाली लाइन है, जो डैश लाइन है, वो क्या कहलाती है? आर्कटिक सर्कल। और ये जो पॉइंट है ये क्या कहला रहा है? ये कहला रहा है नॉर्थ पोल। यहाँ पे लगा लिखा भी हुआ, ये क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल। इन दोनों के बीच जो ये ब्राउनिश एरिया है, ये क्या कहलाता है? पोलर रीजन। ये कहला रहा है पोलर रीजन। सिमिलरली साउथ में, ये इक्वेटर से नीचे जो रीजन है वो साउथ कहलाएगा। तो साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में ये रहा अंटार्कटिक सर्कल। ये जो लाइन है पोल के पास, ये डैश लाइन जो है, ये है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, और ये है पोल, साउथ पोल। साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो लैंड है उसको हम बोलते हैं पोलर रीजन। वो कहलाया है पोलर रीजन। सो ये चीज क्लियर हो गई कि पोलर रीजन क्या है ना। पोलर रीजन क्या है? आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बीच का रीजन कहलाता है अंटार्कटिक पोलर रीजन। दिस रीजन लाइज इन द फ्रिजिड जोन और द टुंड्रा रीजन। हमने बहुत इससे पहले जो वीडियोस करी थी तो उसमें हमने पढ़ा था, जोन पढ़े थे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। तो ये जो पोलर रीजन है वो फ्रिजिड जोन में आते हैं। फ्रिजिड जोन मतलब जहाँ पे सब कुछ जमा हुआ है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, फ्रिजिड जोन मतलब जहाँ पर सब कुछ जमा हुआ है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा, इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम टुंड्रा। तो दो चीजें हो गई, एक फ्रिजिड जोन, दूसरा टुंड्रा रीजन। किस रीजन को बोलते हैं? पोलर रीजन को ही बोलते हैं हम। ठीक है, next the continent of Antarctica is located in the southern polar region और southern south frigid zone। जो ये ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ये है अंटार्कटिका। जो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका है, ये देखो, ये जो नीचे है, ये जो नीचे है ना, ये जो अंटार्कटिका वो सदर्न पोलर रीजन है। जो साउथ का पोलर रीजन है ना, दो पोलर रीजन है, एक नॉर्थ में एक साउथ में। ठीक है, तो जो साउथ का पोलर रीजन है उसको हम अंटार्कटिका बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अंटार्कटिका बोल रहे हैं। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड इन द नदर्न पोलर जोन। जो नदर्न पोलर जोन है, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उसमें जो ठंडा जोन है, जो फ्रिजिड जोन है, उसमें क्या है? एक आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है। ठीक है, जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन में है। जैसे वहां पे अंटार्कटिका है, साउथ में अंटार्कटिका है, यहाँ पे क्या है? आर्कटिक ओशन। यहाँ पे क्या है? आर्कटिक ओशन। यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका। जो साउथ में क्या है? अंटार्कटिका। द एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट
ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका सराउंड द ओशन। अब अगर आप यहाँ पे देखो जो ये डार्क ग्रीन पार्ट है ये तो आर्कटिक ओशन है, ये पूरा डार्क ग्रीन पार्ट क्या है, आर्कटिक ओशन। इस आर्कटिक ओशन के अराउंड जो ये थोड़ा थोड़ा पार्ट जो डैश लाइन से ऊपर है, ये वाला पार्ट एशिया के अंदर पड़ता है, ये वाला पार्ट यूरोप के अंदर पड़ता है, ये वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका के अंदर पड़ता है। तो ये वाला किसमें, रशिया के ऊपर जो है ये अपना हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट वाला जो पार्ट है वो कहाँ पे पड़ रहा है, वो हमारा अपने राइट पे, इस ग्लोब के राइट पे देखिए जो राइट में जो है वो पड़ रहा है एशिया में, ठीक है। फिर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यूरोप में, फिर बिल्कुल लेफ्ट पे अमेरिका, बिल्कुल लेफ्ट पे अमेरिका है, ठीक है। तो इस तरह से यूरोप, एशिया और अमेरिका ये तीनों ही कॉन्टिनेंट आर्कटिक ओशन को सराउंड करते हैं। ये तीनों ही कॉन्टिनेंट क्या करते हैं, आर्कटिक ओशन को सराउंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्रीनलैंड इज इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन। ये जो आपको ग्रीनलैंड का पार्ट दिख रहा है ये सारा का सारा इस लाइन से ऊपर है, पोलर रीजन के अंदर ही है, ऑलमोस्ट सारा का सारा पोलर रीजन के अंदर ही है। थोड़ा सा जो ये ग्रीन पार्ट जो है डैश लाइन से नीचे दिख रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा नीचे भी है, थोड़ा सा पार्ट नीचे भी है, पोलर रीजन से थोड़ा सा नीचे भी है। अदरवाइज सारा का ऑलमोस्ट सारा का सारा नॉर्दर्न पोलर रीजन में है, ठीक है। इसी चीज को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। जो पोलर रीजन होता है वो क्या होता है, इट इज द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल। देखो ये अंटार्कटिक सर्कल है, इसके नीचे का सारा पार्ट क्या कहलाएगा, पोलर रीजन। ये आर्कटिक सर्कल है और ये पोल है, इसके बीच का ये पार्ट क्या कहलाएगा, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल हो गए, और ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इनके बीच का जो रीजन है उसको हम क्या कह रहे हैं, पोलर रीजन, उसको हम कह रहे हैं पोलर रीजन। अब दिस रीजन लाइज इन द फ्रिजिड जोन या फिर टुंड्रा जोन। इसी जोन को, जो ये नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक, आर्कटिक, ये सारा सर्कल वाला जोन है, इसी जोन को हम टुंड्रा जोन भी बोलते हैं या फिर फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं, जहां पर सब कुछ जमा हुआ है, ठीक है। फिर The continent of Antarctica is located in the southern polar region और south frigid zone। जो अंटार्कटिका है वो साउथ में लोकेटेड है, लेकिन नॉर्थ में क्या लोकेटेड है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन लोकेटेड है, नॉर्थ में आर्कटिक ओशन लोकेटेड है, ठीक है। और थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो किसका है, एशिया का, यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, तीनों का। एशिया का, ये रहा एशिया का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, एशिया का, ये यूरोप का पार्ट है और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है जो कि इस सर्कल के अंदर है, इस ब्राउन पार्ट के अंदर है ना। मोस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड, जो ग्रीनलैंड है जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो नॉर्दर्न पोलर रीजन में है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है वो इस लाइन से नीचे भी है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम ग्रीनलैंड के बारे में बात करेंगे। We will study about the Greenland to know about the lifestyle of the people of polar region। हम ग्रीनलैंड के बारे में स्टडी करेंगे to know about the lifestyle of the people of polar region। ग्रीनलैंड में ही सारा का सारा मैक्सिमम लैंड जो है ग्रीनलैंड में ही है। तो यहाँ इस लैंड के बारे में हम जानेंगे कि पोलर रीजन में रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रीनलैंड को अगर हम बड़ा करके देखें तो ग्रीनलैंड ऐसा दिखता है, ठीक, ग्रीनलैंड ऐसा दिखता है, ओके। ये हमने देख लिया ग्रीनलैंड ऐसा दिखता है। अब ग्रीनलैंड की लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है, वर्ल्ड मैप पे लोकेशन कहाँ पर है। तो ग्रीनलैंड लाइज इन द नॉर्दर्न पोलर रीजन। जो नॉर्दर्न पोलर रीजन है वहां पर ग्रीनलैंड लाई करता है। कहाँ पर, नॉर्दर्न पोलर रीजन पर ग्रीनलैंड लाई करता है। इसके जो क्या बोलेंगे हम, वो नेबर्स हैं वो कौन कौन है। तो इसके जो नेबर्स हैं वो है अटलांटिक ओशन। देखो यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको, अटलांटिक ओशन। यहाँ पे नीचे क्या है, अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन दिख रहा है, इसका नेबर कौन है, अटलांटिक ओशन है। फिर इसका ग्रीनलैंड सी भी इसका नेबर है। दूसरा कौन है, ग्रीनलैंड सी इसका एक नेबर है। तीसरा आर्कटिक ओशन नॉर्थ में आर्कटिक ओशन इसका नेबर है, आर्कटिक ओशन नॉर्थ में इसका नेबर है। फिर
बैफिन बे वेस्ट में इसका नेबर है। ये आप वापस से प्ले करके भी देख सकते हो, वीडियो को पीछे कीजिएगा 20 सेकंड और देखिए दोबारा से कि बैफिन बे, आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड सी एंड अटलांटिक ओशन, ये चारों इसके क्या है, ये चारों इसके नेबर्स हैं। ओके, next, Iceland and Canada are the country nearest to Greenland. So if I ask you, name the country which are the nearest to Greenland. So these countries are Iceland and Canada. Iceland और Canada जो दो countries है जो यहाँ पे दिखाई गई है, ये रहा Iceland नीचे की तरफ और ये रहा Canada ऊपर की तरफ, ये दो countries है जो इसके पास है। ठीक है, अब हम ग्रीनलैंड के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। ग्रीनलैंड का कैपिटल है न्यूक, NWK। ओके, ग्रीनलैंड का कैपिटल है न्यूक। लैंग्वेज ग्रीनलैंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ग्रीनलैंडिक, डैनिश एंड इंग्लिश। ठीक है, कौन सी? डेनमार्क की लैंग्वेज डैनिश, इंग्लिश, ग्रीनलैंडिक, ये 3 लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं। ठीक है, जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है ग्रीनलैंड का इज द वार्मेस्ट पार्ट। जो ये नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे नूक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है सबसे गर्म पार्ट है, इसलिए इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, इसीलिए इसी पार्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। तो मुझे आपको एक एक्टिविटी का काम देना है, बताना है कि ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है वो कहाँ पर है, वो आप मैप पे बताएंगे। मैं आपको सैटरडे को ये काम दूंगी, तो अभी से ध्यान रखिए। ओके, तो ये आपका न्यूक हो गया कि न्यूक कहाँ पर है, ये बताना है आपको ग्रीनलैंड पे, राइट। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ द ग्रीनलैंड इन विंटर एंड समर। जो ग्रीनलैंड विंटर में होता है कैसा दिखता है? जो ग्रीनलैंड होता है दैट रिमेन एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट ईयर। ये आप देख पा रहे हो, इतनी बर्फ रहती है यहाँ पे, इतनी बर्फ में कोई जीव रह सकता है? मतलब ह्यूमन बीइंग के रहना बहुत मुश्किल है ऐसी जगह पर, क्योंकि कोल्ड यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रहता है, इतनी मोटी मोटी बर्फ है। मोर देन 80% ऑफ द आइलैंड इज कवर्ड विथ थिक आइस। जो लैंड है 80% से ज्यादा लैंड जो है वो आइस से कवर्ड है। जो विंटर्स है वो एक्सट्रीमली सीवियर है, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा कि ह्यूमन जो सर्वाइवल है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो सन है डज नॉट राइज फॉर मैनी मंथ। यहाँ पे ऐसा है कि सन 6 महीने के लिए उगता है और 6 महीने डूबा रहता है। सन 6 महीने उगता रहता है, सन 6 महीने डूबा रहता है। इसलिए यहाँ पे जब सन डूबा रहता है, सर्दियों में जब सन डूबा रहता है, यहाँ पे क्या होता है, गर्मियों में यहाँ पे 6 महीने दिन रहता है। ठीक है, हर टाइम दिन रहेगा, और सर्दियों में यहाँ पे 6 महीने रात रहती है, 6 महीने रात रहती है। तो इसलिए सर्दियों में बिल्कुल ठंडा रहता है, बिल्कुल और भी ठंडा हो जाता है, और हमें सन देखने को मिलता ही नहीं है। इट्स स्नो कॉन्टिन्यूसली एंड स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड ब्लो ऑल द टाइम। और यहाँ पे बिल्कुल ठंडा रीजन है ये, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बर्फबारी हमेशा होती रहती है और ठंडी विंड ब्लो करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, समर में कैसा ग्रीनलैंड समर में कैसा दिखता है? ठीक है, एक बार हम ग्रीनलैंड को समर में देख लेते हैं कैसा दिखता है। Greenland in summer. In summer there is continuous sunlight for week at a stretch. देखो यहाँ पे रात में भी सनलाइट रहती है, फिर जो ग्रीनलैंड में फिर रात में भी सनलाइट रहती है। Therefore ग्रीनलैंड इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसलिए ग्रीनलैंड को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन, कि जहाँ पर रात को भी सूरज उगा रहता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्रीनलैंड है वो जगह। इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट, ह्यूज ब्लॉक ऑफ मेल्टेड आइस ब्रेक अवे फ्रॉम द आइस शीट, फ्लोट एंड गेट सबमर्ज इन द ओशन, दीज आर कॉल्ड आइसबर्ग। देखो क्या होता है, जब गर्मी आती है, सूरज निकलता है, तो सूरज कंटिन्यूसली निकला रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो पिघल जाती है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है यहाँ वहाँ, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ये जो बड़े टुकड़े रह जाते हैं इनको हम बोलते हैं आइसबर्ग्स। जो ये छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, इन सबको हम क्या बोलते हैं? आइसबर्ग्स बोलते हैं। अबाउट 90% ऑफ आइसबर्ग्स रिमेन अंडर द वाटर एंड ओनली टिप कैन बी सीन। जो ये आइसबर्ग्स होते हैं, जितने हमें बाहर से दिख रहे होते हैं ना, जितने बड़े हमें बाहर से दिख रहे होते हैं, उससे
कई गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा ये अंदर बड़े होते हैं, पानी के अंदर होते हैं। जैसे कि ये फोटो दिख रही है, ऊपर ये लैंड के ऊपर इतना सा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन पानी के अंदर देखो तो ये पानी के अंदर देखो कितने गुना बड़ा है, इससे कितना ज़्यादा बड़ा है ना। तो जो आइसबर्ग की टिप दिख जाती है, सिर्फ टिप दिख जाती है सिर्फ बाहर, वो बहुत ही छोटा सा पार्ट दिखता है, अंदर से आइसबर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आइसबर्ग्स आर नॉट ऑफन विजिबल ड्यू टू थिक फॉग इन दिस रीजन एंड कैन बी डेंजरस टू पासिंग शिप। और जो आइसबर्ग्स होते हैं वो इस जगह पर दिखाई भी नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा धुंध हो जाती है, बहुत ज़्यादा फॉग हो जाती है, बहुत ज़्यादा फॉग होने के कारण जो ये आइसबर्ग्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, ये आइसबर्ग्स हमें दिखाई नहीं देते। और फिर शिप वगैरह जो है, मान लो गलती से इससे टकरा जाए तो पूरी की पूरी शिप डूब जाएगी। एक मूवी है बड़ी फेमस, टाइटैनिक, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आइसबर्ग से टकरा के पूरी की पूरी शिप सिंक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफस्टाइल ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का लाइफस्टाइल कैसा है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? ओल्ड लाइफस्टाइल, अगर हम पुराने लाइफस्टाइल की बात करें तो नेटिव और ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ ग्रीनलैंड आर कॉल्ड इन्यूट्स। इन्यूट्स बोलते हैं इन्हें, जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्यूट्स। दे लिव इन द स्नो हाउसेस कॉल्ड इग्लू। ये बर्फ के बने हुए घरों में रहते हैं। ये देखिए, ये जो घर बना हुआ है ये बर्फ का बना हुआ घर है। ये बर्फ के बने हुए घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। ठीक है, जो इग्लू होते हैं वो इस तरह के बने होते हैं, डोम शेप लाइक हाउसेस होते हैं जिनके एक ही डोर होता है, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, कोई खिड़की विड़की ये सारी चीजें नहीं होती, सिर्फ एक ओपनिंग होती है। ठीक है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट, द Inuits spread the skin of animal on the floor of their houses which protect them from severe cold condition। ये क्या करते हैं, जो एनिमल की स्किन होती है ना, एनिमल को मार के उसकी स्किन निकाल लेते हैं, उस स्किन को ये मैट की तरह यूज करते हैं, नीचे जमीन पे कारपेट की तरह बिछा लेते हैं, क्योंकि जो एनिमल की स्किन है वो गर्म होती है, वो इनको ठंड नहीं लगने देती। तो इतनी ठंडी की कंडीशन में एनिमल की स्किन इन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। मैन, विमेन, चिल्ड्रन वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ स्किन ऑफ सील्स। ये किस 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 चीज के कपड़े पहनते हैं? ये पहनते हैं सील्स। सील नाम का एक जानवर नहीं होता है, सील है ना, वो फिश जैसा दिखता है जो, तो उनकी स्किन का ये कपड़े बने हुए पहनते हैं, क्योंकि वो काफी गर्म होता है, तो इसलिए इतनी ठंडी जगह पर इन्हें सील के बने हुए कपड़े पहनने पड़ते हैं। In summer, they live in tent made up of skin of animal. The tent are called tow pigs. जो समर में होता है, ये समर में इग्लू में नहीं रहते, बट स्किन के बने हुए टेंट्स में रहते हैं, एनिमल की स्किन के बने हुए टेंट्स में रहते हैं, और इसको ये क्या बोलते हैं? टाउ पिग्स। द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड यूज हार्पून्स टू हंट सील, वॉलरस एंड व्हेल्स। ये क्या यूज करते हैं? हार्पून्स यूज करते हैं, एक तरह का क्या बोलेंगे हम, एक वेपन है जिसको ये यूज करते हैं सील्स को मारने के लिए, वॉलरस को मारने के लिए, वेल्स को मारने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनको हंट करने के लिए। जैसे जैसे एरो होता है, एरो से हम डियर वियर इन सबको मारते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो वैसे ही ये होता है। They also catch fish. Fish form an important part of their diet. It is exported as well. इन लोगों की डाइट में फिश एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कायाक्स आर यूज टू कैच फिश। कायाक्स नाम की एक चीज़ें हैं जो यूज़ की जाती है फिश को कैच करने में, फिश को पकड़ने में। दे इम्पोर्ट अ नंबर ऑफ फूड आइटम। ये काफ़ी सारी फूड आइटम्स को इम्पोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैं असाइनमेंट में आपसे पूछने वाली हूँ किसके बारे में, मैं पूछने वाली हूँ कायाक्स के बारे में, कायाक्स क्या होता है। ठीक है, दूसरा मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि ओल्ड लाइफस्टाइल कैसा था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। ग्रीनलैंड इज अ वेरी वेरी कोल्ड प्लेस। पीपल वियर मेड क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर टू विच हुड इज अटैच्ड। ऐसे कपड़े पहनते हैं, देखो बिल्कुल फर वाले कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है, ठंड से बचने के लिए इन्हें एनिमल स्किन वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। दे कीप देयर हैंड कवर्ड विद मिटन एंड वेयर लार्ज बूट मेड अप ऑफ सील स्किन। और देखो सील की स्किन के बने हुए बूट पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म होते हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी में नॉर्मल कपड़े इन्हें हेल्प नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इसके बाद हम इकोनॉमिक ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।